अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम बेसिक इकोनॉमिक्स का जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, उसमें कुछ जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड बाय विच मेथड। ठीक है, नेशनल इनकम जो है वो किस मेथड के साथ मेजर की जाती है। तो बेसिकली नेशनल इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर अप्रोच से भी मेजर होती है, इनकम अप्रोच से भी मेजर होती है और प्रोडक्ट अप्रोच जो है उससे भी मेजर की जाती है। इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच और प्रोडक्ट अप्रोच तीनों इक्वल होती हैं। ठीक है, तीनों की वैल्यू जो है वो सेम आती है। सो करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन मींस। स्टैगफ्लेशन होती है वो कंडीशन जब इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रही हो इकोनॉमी के अंदर और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो रही हो। ठीक है, और कंज्यूमर की डिमांड जो है वो चेंज ना हो रही हो या कंज्यूमर की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही हो ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इन्फ्लेशन जब भी आती है, प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो डिमांड जो है चीज़ों की कम हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। fall in the prices due to less circulation of money, less circulation नहीं होती मनी में। fall in the employment due to declining production। ठीक है, प्रोडक्शन का भी इसके साथ लिंक नहीं है और none of these भी नहीं है। price elasticity of demand measures changes in price caused by changes in demand। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो क्या मेजर करता है बेसिकली। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो रिप्रेजेंट करता है द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ठीक है, कि प्राइस में अगर चेंज आता है 1 यूनिट का तो कितने परसेंट डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बताता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हेल्प्स टू प्रमोट। जब भी कंट्री की करेंसी जो है वो डिवैल्यू होती है तो वो किस चीज़ के में हेल्प करती है, इसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, जब करेंसी की वैल्यू कम होती है तो वो जो है चीज़ें एक्सपोर्ट करने में उसमें इजाफा हो जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं और बाहर की कंट्रीज हमारी चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि अब उन्हें वो चीपर रेट्स के ऊपर मिल रही होती हैं। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ सेविंग्स एक्सीड इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम विल। ठीक है, अगर सेविंग ज़्यादा हो जाए इनकम से, ठीक है, तो क्या होगा कि जो नेशनल इनकम है वो क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर सेविंग ज़्यादा हो और इन्वेस्टमेंट कम हो, ठीक है, तो उसका नेशनल इनकम के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, ना फॉल होती है, ना राइज होती है और ना फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। फंक्शन परफॉर्म बाय बोथ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक कौन से फंक्शन जो है वो कलेक्टिवली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनमें एक्टिंग एज बैंकर टू गवर्नमेंट। जो सिर्फ सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर टू गवर्नमेंट होता है। ठीक है, बैंक ने अगर बोर्विंग करनी हो तो वो सिर्फ सेंट्रल बैंक से करती है, कमर्शियल बैंक से नहीं करती। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी बनाना यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना भी सिर्फ सेंट्रल बैंक का काम होता है, कमर्शियल बैंक का काम नहीं होता। इसके साथ सी ऑप्शन जो है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक होता है और सेंट्रल बैंक दोनों जो है वो इन्वॉल्व होते हैं डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। और जो डी ऑप्शन है फिक्सिंग द मेन इंटरेस्ट रेट, तो मेन इंटरेस्ट रेट भी सेंट्रल बैंक सिर्फ फिक्स करता है। ब्लैक मनी क्या होती है, ब्लैक मनी जो है बेसिकली वो मनी होती है जिसके ऊपर से टैक्स को इवेड करवा दिया जाता है, यानी टैक्स नहीं पे किया जाता, वो ब्लैक मनी होती है। ठीक है, इलीगली अर्न मनी, मनी अर्न थ्रू अंडरहैंड डील्स और नन ऑफ दीज। ठीक है, जो इलीगल टाइप ऑफ मनी होती है वो मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह की चीज़ों में उसमें आ जाती है। ठीक है, मनी अर्न थ्रू अंडरहैंड डील्स ये भी ब्लैक मनी नहीं होती, सिर्फ ब्लैक मनी वो मनी होती है जिसके ऊपर से टैक्स इवेड करवाया जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाता। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन एशिया, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री कौन सी है एशिया के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। जापान जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। What can a central bank increase in order to reduce consumer borrowings? सेंट्रल बैंक क्या इंक्रीज करना चाहिए कि अपनी कंज्यूमर बोरिंग्स को वो कम कर सके।
तो जब भी सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, ठीक है, तो लोग बोरो कम करते हैं उससे, ठीक है, क्योंकि उन्हें उसके इन रिटर्न हाई रिटर्न्स के ऊपर वापस करना पड़ेगा पैसा जो वो बैंक से बोरो करेंगे, ठीक है। सो बैंक ने जब भी बोरोइंग को कम करना होता है तो वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। गवर्नमेंट पॉलिसी टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती है कि इन्फ्लेशन कम की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी भी बना रही है और मॉनेटरी पॉलिसी भी बना रही है, ठीक है। सो जब इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना होता है तो क्या गवर्नमेंट इंक्रीज बैंक लैंडिंग, बैंक को लैंडिंग इंक्रीज कर देंगी, या इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। बेसिकली ना बैंक को लैंडिंग इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है और ना फिर ना इंपोर्ट ड्यूटीज पे, बल्कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब रिड्यूस होते हैं, ठीक है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस कम करेगी, ठीक है। टैक्सेस जब कम करती है तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कम जनरेट होते हैं और रेवेन्यू कम जनरेट होंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी, और टैक्सेस के कम करने से जो कंज्यूमर साइड है तो वहां से इन्फ्लेशन कम होगी। पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जब इन्फ्लेशन हाई हो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लो हो, ठीक है, यानी साइड बाय साइड काम कर रहा हो और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, तो उस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड, क्या चीज बैलेंस होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करती है या ट्रेड में इन्वॉल्व होती है तो वो सबसे पहले उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड शीट जो है वो बैलेंस शीट देखती है कि जो है इस कंट्री के कितना सरप्लस है या कितना डेफिसिट है। सो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की शीट है उसको हमेशा बैलेंस होना चाहिए। विच वन इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कौन सा इनमें से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? कैपिटल, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ना इंटरेस्ट से कोई चीज प्रोड्यूस होती है और ना ही प्रॉफिट से कोई और चीज प्रोड्यूस होती है, बल्कि सिर्फ कैपिटल एक ऐसा इसमें ऑप्शन है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा। चार हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज में है कि लार्ज पेमेंट ऑफ टू सीनियर एम्प्लॉयज हु आर फोर्स्ड इनटू रिटायरमेंट, ठीक है, लार्ज पेमेंट जो कि ऐसी पेमेंट जो कि एम्प्लॉयज को दी जाती है और ताकि वो रिटायरमेंट ले लें, उस पेमेंट को क्या कहते हैं? गोल्डन बोनस कहते हैं, गोल्डन शेक कहते हैं, शेक हैंड कहते हैं, या फ्रेंडली हैंडशेक कहते हैं, या फिर गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। तो ऐसी पेमेंट को गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है जो कि सीनियर एम्प्लॉयज को दी जाती है जब ताकि वो रिटायरमेंट ले लें। डीरेगुलेशन इज द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट रोल इन, डीरेगुलेशन क्या होता है? कंट्रोलिंग बैंक्स, कंट्रोलिंग कॉर्पोरेशंस, कंट्रोलिंग मार्केट्स, नन ऑफ अबव। डीरेगुलेशन क्या होता है? रिडक्शन इन द गवर्नमेंट रोल इन कंट्रोलिंग मार्केट्स। बेसिकली हम जब डीरेगुलेट गवर्नमेंट को करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मार्केट एक्टिविटीज के अंदर कम हो जाएगी, ठीक है। डिमांड और सप्लाई जो है वो खुद प्राइसेस को सेट करेंगी और जो है चीज़ें कंपटीशन के थ्रू कम्पिटेटिव मार्केट्स के अंदर चीज़ें सेटल डाउन होंगी, तो गवर्नमेंट का रोल जो है इसमें मिनिमाइज हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, एवरेज इनकम ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, एक साल के अंदर जो है एवरेज इनकम ऑफ पीपल जो है वो क्या होती है? इनकम ऑफ पीपल को किस तरह से मेजर किया जाता है कि जितनी पॉपुलेशन वर्क फोर्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो उनकी इनकम होती है उसको पॉपुलेशन के ऊपर उनकी इनकम को डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास एवरेज इनकम जो है वो निकलती है और उस इनकम का नाम होता है पर कैपिटा इनकम। करेंसी दैट इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप इट्स वैल्यू रिलेटिव टू अदर करेंसीज, ठीक है, ऐसी करेंसी जिसकी एक्सपेक्टेशन ये हो कि अब ये फ्यूचर में अपनी वैल्यू ड्रॉप कर देगी, इसकी डी वैल्यू हो जाएगी ये करेंसी, ठीक है, उस करेंसी को हम सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बेसिकली पब्लिक सेक्टर के अंदर कॉर्पोरेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं, सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट्स जो भी हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं, और इंडस्ट्रियल नेशनल इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इज नेशनल डेट और पब्लिक डेट? नेशनल डेट क्या होता है या फिर पब्लिक डेट जिसको भी कहते हैं वो क्या होता है?
स्टेट की बोरोइंग इसके पॉपुलेशन से, स्टेट की बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और स्टेट बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। बेसिकली जो स्टेट बोरो कर रही होती है चीज़ें, ठीक है, जितनी भी स्टेट की बोरो है, चाहे वो पॉपुलेशन से हो, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट से हो, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हो, वो सारी जो है गवर्नमेंट की डेट होती हैं या नेशनल डेट या पब्लिक डेट कहलाती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। मिनिमल और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, जब मिनिमल या नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लासिकल ने दिया था, ठीक है, और इसका जो एक प्रिसाइज नाम है लेजिस फेयर इकोनॉमी या लेजिस फेयर जो सिस्टम है, उसमें हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो मिनिमाइज कर दी जाए, और यहाँ पे इसको इनविजिबल हैंड्स का भी नाम देते हैं। फ्री पोर्ट कौन सा होता है? जहां पे ऐसा पोर्ट जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज लिवाइड होती हैं वो ना की गई हों, ठीक है, जिसके ऊपर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के ऊपर जो है वो ड्यूटीज ना लगी हुई हों। डंपिंग क्या होती है? डंपिंग जो है सेल ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज विद हाई क्वालिटी, सेल ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी विद लो क्वालिटी, सेल ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एट लो प्राइस, ठीक है। बेसिकली क्या जो सी ऑप्शन है वो क्या है? सेल ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एट लो प्राइस। डंपिंग क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी में गुड्स हम सेल कर देते हैं लेकिन उसकी प्राइसेस जो है वो लो पे करते हैं, ठीक है, लो प्राइसेस के ऊपर जो है चीज़ों की सेल आउट कर देते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।